कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय का 50वां वर्ष पूरा होने पर सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज DMCH के ऑडिटोरियम में बुधवार को इस कार्यक्रम के अवसर पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे। कार्यक्रम का उद्घाटन किया दीप प्रज्वलित कर। वहीं आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी, विधायक रामचंद्र प्रसाद सहित अन्य कई गणमान्य नेता के साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति बनी रही। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपने संबोधन में बोलते हुए कांग्रेस के इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव इन तमाम लोगों पर जमकर निशाना साधा। देश में जब आपातकालीन लागू हुआ था उस समय की तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकालीन लागू कर दिया था। लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, संविधान की हत्या कर दी गई थी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकालीन के 50 वर्ष पूरे होने के रूप में इस काले दिवस के रूप में पूरे देश आज के दिन को मानती है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि उसे काला दिवस का आज 50 वर्ष पूरा हो गया है। उस दिन को याद करने की जरूरत हम लोगों को इसलिए है कि आगे आने वाली पीढ़ी यह न भूले कि इस देश में कोई एक राजनीतिक दल के नेता, कुछ ऐसी मानसिकता के लोग जो अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं, लोकतंत्र को अपने से ऊपर समझते हैं। उन्होंने कहा कि 74 और 75 के इतिहास को उसी प्रकार की सोच रखने वाले, राजनीति करने वाले वैसे लोग आज भी जीवंत हैं। वैसे राजनीतिक दल अभी भी है। यदि देश सचेत नहीं रहा तो फिर से 74 और 75 में जिन लोगों ने आपातकालीन लागू किया था, कहीं फिर से ऐसा देखने को ना मिले। इसलिए 25 जून को आपातकाल विरोध दिवस के रूप में मनाते हैं। और भी कई महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार पूर्वक बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपनी बातों को रखा। दरभंगा DMCH ऑडिटोरियम से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। के विरुद्ध इस कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच विराजमान जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, दरभंगा के लोकप्रिय विधायक और बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री संजय सरावगी जी, श्री रामचंद्र प्रसाद जी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, ऐसे हम सबों के अभिभावक श्री दयानंद झा जी। मित्रों, आज हम सब लोग इस देश में जब आपातकाल लागू हुआ था उसके 50वें वर्ष पूर्ण होने पे यहां इकट्ठे हुए हैं। आज से 50 साल पहले, राजेंद्र चौपाल जी भी सामने बैठे हैं हमारे, आज से 50 साल पहले इस देश में उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, संविधान की हत्या कर दी गई। और जो लोग जेपी सेनानी हैं उन लोगों ने तो झेला है, लड़ा है, लेकिन यहां एक बड़ी आबादी, और आज हम देखें तो पूरे देश की बड़ी आबादी, अपने राज्य की बड़ी आबादी ऐसी है जिसका जन्म ही 1970 के बाद का है। तो जिसका 1970 के बाद का है उसको भी 5 साल की उम्र की बातें तो याद होगी नहीं, और 55 साल तक जिसका उम्र है, 56 साल तक, उसको कुछ याद नहीं होगा या उसका जन्म ही उसके बाद हुआ। लेकिन जिन लोगों ने उस वक्त की लड़ाई लड़ी है, वह एक प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन ही था। इस देश को आजादी की लड़ाई ही इस देश के अंदर लड़ी गई। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानियों ने 47 के पहले जिस प्रकार से इस देश को आजादी दिलाने के लिए, इस देश में अपने संविधान के अनुरूप देश चलाने के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, वो संविधान बनने के बाद जिन लोगों ने संविधान को कुचलने का काम किया, संविधान को नष्ट करने का काम किया, संविधान को रौंदने का काम किया, उनके खिलाफ लड़ाई जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पूरे देश के उस समय के नौजवानों ने, और जो संविधान को मानने वाले लोग थे, जिन लोगों को ये आस्था थी कि ये देश स्वतंत्र हुआ है और हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और हमारा जो कानून है उसके अनुसार इस देश को चलना चाहिए, उन लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया। और आज जब 50 साल पूरा हो गया है तो हम सब लोगों को उस दिन को, उन परिस्थितियों को, उस समय की घटनाओं को याद करने की जरूरत इसलिए है कि आगे आने वाली पीढ़ी ये न भूले
कि इस देश में कोई एक राजनीतिक दल, कोई एक दल के नेता, कुछ उस मानसिकता के लोग जो संविधान से अपने को ऊपर समझते हैं, जनतंत्र से ऊपर समझते हैं, लोकतंत्र से अपने को ऊपर समझते हैं, वैसा मानसिकता का कोई दल, कोई नेता, कोई गठबंधन फिर हावी ना हो जाए इस देश पर, कि फिर वैसी परिस्थितियां इस देश में बने। इसलिए वर्तमान पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ी को उन घटनाओं को याद करते रहना बहुत जरूरी है। हम यदि भूल गए 74 और 75 के इतिहास को, तो इस देश में उस प्रकार की सोच रखने वाले, राजनीति करने वाले लोग खत्म नहीं हुए हैं। वैसे लोग आज भी जीवंत हैं, वैसी राजनीतिक दल आज भी चल रही है। यदि देश सचेत नहीं रहा तो फिर से 74-75 में जिन लोगों ने इस देश पर आपातकाल लागू किया था, कहीं भी अवसर मिलेगा वैसे लोग फिर से इस देश पे आपातकाल लागू कर सकते हैं और एक बार फिर से संविधान की हत्या कर सकते हैं। इसलिए देशवासियों को सावधान रहने की जरूरत है और इस सावधानी को हम ध्यान में रखें। इसके लिए 25 जून को आपातकाल विरोध दिवस हम लोग मनाते हैं, संपूर्ण क्रांति दिवस मनाते हैं और आज के दिन हम सब लोग संपूर्ण क्रांति के प्रणेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। मैं भी आज दरभंगा की इस धरती पर, मैं तो उस आंदोलन में नहीं रहा क्योंकि मेरी अवस्था उस वक्त वही छोटे बच्चे की, लेकिन जो इतिहास में हमने पढ़ा है, जो अपने अभिभावकों से, बड़े लोगों से सुना है, वह जरूर आज भी खून में गर्मी पैदा कर देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, देश में कभी आपातकाल लागू नहीं होने देंगे। ये संकल्प हम सब लोग लेते हैं और जयप्रकाश नारायण जी को नमन इसलिए करते हैं कि जयप्रकाश जी ना होते तो वैसे सभी लोगों को कोई एक सूत्र में ना बांध पाता। जो लोग उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, तानाशाही प्रधानमंत्री, तानाशाही पार्टी, तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ जो लोग लड़ना चाह रहे थे, वो अलग अलग रास्ते, अलग अलग संगठन के, उन सब लोगों को एक सूत्र में बांध के एक रास्ते पे लाके इस देश की स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई का नेतृत्व यदि किसी ने किया था तो वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। आज उनको हम सब लोग नमन करते हैं और इस लड़ाई की शुरुआत पटना के गांधी मैदान से आज ही के दिन हुआ और जो कई वरिष्ठ यहाँ हैं उसमें से हो सकता है बहुत लोग उस दिन गांधी मैदान भी गए होंगे और आज भी लोग कहता है कि गांधी मैदान में वह जो जनसमूह उमड़ा था जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, वह स्वतः स्फूर्त जनता गई थी वहां और जनता के मन में जो गुस्सा था वो प्रकट हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी ने जो लड़ाई लड़ी, उनका सपना था एक ऐसा भारत जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, एक ऐसा भारत जो सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण हो, जहां न्याय सबको मिले और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। ऐसे भारत की कल्पना जयप्रकाश नारायण जी ने की थी और जयप्रकाश नारायण जी ने जो कल्पना किया था उस कल्पना को साकार करना ही सही मायने में जयप्रकाश नारायण जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जेपी ने जो आंदोलन खड़ा किया था उसने पूरे देश को झकझोर दिया था, संपूर्ण युवाओं को झकझोर दिया था और पूरे देश में और खास करके बिहार और गुजरात, इन दो राज्यों के युवाओं ने पूरे देश के उस लड़ाई का नेतृत्व किया था। बाद में पूरे देश के नौजवान उस आंदोलन के साथ जुड़ गए थे और जयप्रकाश जी के उस लड़ाई को सभी देशवासियों को झकझोर देने का काम किया था और पूरा देशवासी एक नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण जी के पीछे खड़े हो और उस लड़ाई ने लोकतंत्र को इस देश में एक नया जीवन देने का काम किया। इसलिए मैं आज बहुत ही श्रद्धा के साथ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। यदि आपने उस वक्त वो लड़ाई न लड़ी होती, वो नेतृत्व न किया होता, देश की जनता को वो राह न दिखाया होता और वैसे राजनीतिक जिन लोगों ने
लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई उस वक्त लड़ी थी, उन सबको आप एक साथ लेके न चले होते तो शायद ना तो देश आपातकाल से बाहर निकलता, न उस तानाशाही व्यवस्था से बाहर निकलता। और मित्रों, हम सब लोग जानते हैं उस वक्त की प्रधानमंत्री कौन थे। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस वक्त की प्रधानमंत्री। क्यों आपातकाल लागू किया था? दो तात्कालिक कारण थे। एक कारण ये था कि उनको लगा कि मेरी प्रधानमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया था कि जो सांसद के रूप में उनका निर्वाचन हुआ है, राजनारायण जी ने मुकदमा किया था, उनका जो निर्वाचन हुआ है वो निर्वाचन गलत हुआ है, वो एमपी नहीं हो सकती है। तो स्वाभाविक है कि एमपी नहीं होंगी तो प्रधानमंत्री भी नहीं होंगी, और उनको लगा कि मेरी कुर्सी हिल जाएगी इसलिए। और दूसरा, उसी वक्त गुजरात विधानसभा के चुनाव का परिणाम आया था, जहां पहली बार कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार गई। उस हार से वो इतनी हताश और आक्रोशित हो गई, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के परिणाम से जब उनको लगा कि मेरी कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी चल जाएगी, तो देश के संविधान को समाप्त करने का काम उन्होंने 24 और 25 जून की रात को किया था। और कैबिनेट की बैठक किए बिना राष्ट्रपति को इस देश में आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी। और राष्ट्रपति महोदय भी कैसे थे कि उन्होंने बिना कैबिनेट की बैठक किए हुए सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस देश में राष्ट्रपति शासन, इस देश में आपातकाल लगा दिया। और आपातकाल के कारण पूरे देश के जो भी हमारे नेता थे उन सबको जेल में बंद कर दिया। और आज की स्थिति कैसी है, कैसी हास्यास्पद स्थिति है। आज जो लालू प्रसाद जी, जो राष्ट्रीय जनता दल, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की तस्वीर रख के उनके तस्वीर पे पुष्पांजलि अर्पित करते, जो लालू जी उसी जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता थे। एक तरफ लालू जी, राष्ट्रीय जनता दल और उनको समर्थन देने वाले लोग जयप्रकाश जी की चित्र पर माल्यार्पण करते हैं, और दूसरी तरफ जिन लोगों ने जयप्रकाश नारायण पर लाठियां चलाई थी, जिन लोगों ने जयप्रकाश नारायण को जेल में बंद करने का काम किया था, जिन लोगों ने जयप्रकाश नारायण को अपमानित करने का काम किया था, जिन लोगों ने इस देश के अंदर आपातकाल लागू किया था, आज उन लोगों के साथ गठबंधन करके राजनीति कर रहे हैं। ये सब कोई देख रहा है। आज बिहार देख रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने आपातकाल लागू किया, वही पार्टी है जिसने जेपी पर लाठियां चलाई, वही पार्टी है जिसने हजारों लाखों जेपी सेनानियों को जेल में बंद किया। और उन जेपी सेनानियों को सम्मानित करने की आप बात करते हो, आप जयप्रकाश जी के चित्र पर पुष्प चढ़ाते हो और जाके कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पैर को छू के प्रणाम करते हो। ये दोहरी राजनीति बिहार की जनता देख रही है, और बिहार की जनता को मालूम है आप क्यों कर रहे हो। आप इसीलिए कर रहे हो कि आपको केवल सत्ता चाहिए। इस लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र से मतलब रहता तो आप अपनी नीतियों पे चल। और कांग्रेस पार्टी भी वही है। ये लालू प्रसाद जी के खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी उस समय लड़ती थी। 74 का जो आंदोलन था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी इन लालू प्रसाद के खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी थी कर रही थी, की थी। तो उस समय लालू प्रसाद जी ठीक नहीं थे। उस समय जयप्रकाश नारायण जी के विचारों के साथ थे तो गलत थे। और आज कांग्रेस पार्टी को किसी तरीके से सत्ता का कुछ भाग मिल जाए, सत्ता में भागीदारी मिल जाए, तो राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद जी के गुण गाते आज वो नहीं थकते हैं। आज उनके पार्टी के नेता सोनिया हो, राहुल हो, सब शरणागत रहते। पटना आते ही उनके घर पे जाकर साष्टांग प्रणाम करते। और लालू जी भी नहीं सोचते कि जिन लोगों ने लाठियां बरसवाई थी, जिनके खानदान के लोगों ने, जिस पार्टी के लोगों ने, उसके आव भगत के लिए दरवाजे पर फूलमाला लेके खड़े थे। तो ये दोहरी राजनीति बिहार की जनता देख रही है और हर वक्त जवाब देती है। फिर जवाब देगी लालू जी। बिहार की जनता जयप्रकाश नारायण जी के सपनों के अनुसार बिहार बनाना चाहती है। वो उनके सपने के अनुसार देश बनाना चाहती है। देश के हर युवा को जानना चाहिए
यही जून का महीना था। युवाओं के जो प्रेरणा स्रोत रहे उनको इसी आंदोलन में जेल में डाला गया था। इसलिए मैं बार बार युवाओं का आह्वान कर रहा हूं, युवा ही राष्ट्र की शक्ति होता है, युवा ही भविष्य बनाने वाला होता है। हमारे राज्य के युवाओं को, हमारे देश के युवाओं को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे राजनीतिक विचार के लोगों से हमको सावधान रहना है। जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था, सिर्फ सरकार नहीं व्यवस्था बदलनी चाहिए, और सरकार के साथ यदि व्यवस्था नहीं बदलती है तो सरकारें तो बदल जाती हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती तो जनता को उस सरकार के बदलने का कोई लाभ नहीं होता। और जब भी सरकारें वैसी बदली जिनने व्यवस्थाओं को बदलने का काम किया तो जनता को उसका लाभ मिला। नीतीश कुमार जी भी उसी छात्र आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। आज वैसे कई लोग जो एनडीए की सरकार में हैं, उन लोगों ने व्यवस्था को भी बदलने का काम किया, और यही कारण था कि 20 वर्षों में बिहार की व्यवस्थाएं बदली, केवल सरकार ही नहीं बदला, और 1990 में भी सरकार बदला था। उसी कांग्रेस पार्टी से लड़के लालू जी सत्ता में आए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन दिया था, इस सोच के साथ दिया था कि ये लालू प्रसाद वही है जो जेपी के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, ये सत्ता बदल रही है तो ये व्यवस्था बदलने का काम करेंगे। लेकिन 1990 से 2005 तक व्यवस्था बदली नहीं, बल्कि व्यवस्था और चरमरा गई, व्यवस्था और गर्त में चली गई। ये बिहार की जनता ने देखा। इसलिए जो जयप्रकाश जी का सपना था कि सत्ता नहीं व्यवस्था बदलो, तो जिन लोगों ने व्यवस्था बदला है उन व्यवस्था बदलने वालों के साथ रहना पड़ेगा। और माता के सीएस के सभागार में कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के रूप में इस काला दिवस जो पूरे देश में आज के दिन मनता है, इस पर सेमिनार में और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सरकार के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री एवं बंगाल के प्रभारी आदरणीय मंगल पांडे जी, भारत के लोकप्रिय और जनप्रिय विधायक रामचंद्र प्रसाद जी, साहू जी, मोदी जी, वर्ष के युवा लग रहे हैं। आज आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर जो उस आपातकाल के प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे, जिन्होंने सहा है, कांग्रेस की यातनाएं जिन्होंने सही है, ऐसे जेपी स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान भी यहां हुआ है। और आपसे बड़ा गवाह इस काला दिन का कोई हो नहीं सकता है। आपने यात्रा सहित आप जेल गए, उस समय जो कांग्रेस की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की, उसके रूबरू और संबंधित गवाह कोई है तो हमारे यहां बैठे हुए जेपी सेनानी है। इनसे ज्यादा वृत्तांत उस समय का दूसरा कोई बता नहीं सकता। किस तरह कांग्रेसियों ने संविधान की हत्या की। उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने कैसे देश को आपातकाल पर थोपा, सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त हो गई, पत्रकारों को सेंसर कर दिया गया, पत्रकारों को सेंसर ही नहीं किया गया, जो भी कांग्रेस पार्टी देती थी वही उनको छापना पड़ता। रातों रात जो विपक्षी दल के नेता थे उनको जेल के शिकंजों में भेज दिया गया। जब जब 25 जून का दिन आता है तो भारतीय जनता पार्टी इस दिवस को काला दिवस के रूप में मनाती है। आज इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में हम लोग के नेता मंगल पांडे जी, उस समय की जो हालत थी पूरे देश में, जब आपातकाल लगाया गया और जो जेपी सेनानी बैठे इन लोगों ने
इन लोग के नेतृत्व में पूरे बिहार में भी आंदोलन चला और पूरे देश में भी आंदोलन चला और कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज था। लेकिन जब आम जनता जागती है तो कैसे कांग्रेस पार्टी का निस्ताबूल कर दिया, आम जनता ही सर्वोपरि है, यह उस समय आम जनता ने दिखा दिया जब श्रीमती गांधी भी हार गई। आज राहुल गांधी संविधान ले लेकर घूमते, लेकिन संविधान की हत्या अगर किसी ने की है, संविधान का अपमान किसी ने किया है, तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश में, और जिसके साथ आज राजद मिले हुए हैं, कम्युनिस्ट मिले हुए हैं, जो कांग्रेस के खिलाफ नारा लगाते थे, कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करते थे, आज सत्ता के कारण सब गलबैया करके जो है एक साथ जो है मिले हुए। ऐसे आपातकाल में क्या क्या नहीं हुआ, सभी अखबारों में मैंने कहा ताला मार दिया गया। और आज संविधान की बात करने वाले जितने दिन वो लोग शासन में थे, सैकड़ों बार चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया। जो बहुपुर मोहम्मद की सरकारें थी उन सरकारों को बर्खास्त किया, लेकिन आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और आज तक उन्होंने एक बार भी चुनी हुई सरकार पर धारा 356 का इस्तेमाल नहीं किया। केवल एक बार किया मणिपुर में, वो भी अपने दल की सरकार के खिलाफ ही किया मणिपुर में, और उस समय कुछ वैसी संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक स्थिति वहां गड़बड़ हो गई। ये कांग्रेस पार्टी आज के जरिए राजद वाले संविधान लेकर घूमते हैं, इनको कोई भी हालत में संविधान ये छूते हैं तो एक तरह से संविधान अछूत हो जाता है। ऐसे ही लोगों ने संविधान के साथ दुर्व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी 2005 में, और जेपी आंदोलन के बड़े नेता उस समय जो जिनको जेल के शिकंजे में डाल दिया गया था, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी। सुशील कुमार मोदी जी तो दरभंगा जेल में बंद कर यहाँ बैठे हुए, अवधेश जी से लेके नरेश जी लेके मंगल जी सब लेके सब लोग साथ ही यहाँ सुशील मोदी जी के साथ दरभंगा जेल में आपातकाल जो लगा था उसमें दरभंगा जेल में सुशील मोदी जी के साथ थे। वो लोग जब सत्ता में आए, उसके पहले लालू यादव 15 साल सत्ता में थे, जेपी सेनानियों की चिंता नहीं की। वो भी बोलते थे मैं भी जेपी सेनानी हूं, लेकिन वो फर्जी जेपी सेनानी थे। अगर सही जेपी सेनानी रहते तो 2090 में जब 1990 में जब सरकार बनने की आई तो जरूर वो जेपी सेनानियों की चिंता करते। उन्होंने कोई चिंता जेपी सेनानी की नहीं। जेपी सेनानी की चिंता कौन किया? जो सही में जेपी आंदोलन में भाग लिया, जेपी आंदोलन में लाठियां खाई, जेपी आंदोलन में जेल गए, ऐसे नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, उस समय के हम लोग के 2005 में जो सरकार बनी, वो एनडीए के नेता आते माते उन्होंने जेपी सेनानियों को सम्मान भी दिया, और सम्मान ही नहीं दिया। जो जैसे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया, वैसे उनको उसका दर्जा दिया जेपी सेनानियों को, और उनका पेंशन लागू किया, उसका पेंशन बढ़ाया भी गया, बहुत तरह की सुविधाएं भी दी गई। लेकिन अगर किसी ने चिंता की तो वो एनडीए की सरकार ने चिंता की, नीतीश कुमार और उस समय सुशील कुमार मोदी की सरकार ने चिंता की, दूसरे किसी ने चिंता नहीं की। इसीलिए जो लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस सरकार और उसके साथ मिलने वाले राजद, इन लोगों को पूरा देश और राज्य पहचान रहा। इसलिए मित्रों ज्यादा वक्त नहीं लेते, सुनने के जून देश के काले धब्बे के रूप में लिखा जाएगा, और आपातकाल जो लागू किया उसके भुक्तभोगी कांग्रेस पार्टी आज तक जो भुक्तभोगी है। उसके बाद ठीक है राज्य में वो सरकार में रहे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या जो की, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और इसी के साथ इतनी बड़ी संख्या में यहाँ जेपी सेनानी आए हैं, उन्होंने आंदोलन में भाग लिया, लाठियां खाई, जेल गए, ऐसे भी सबको मैं सम्मान करते हुए अपनी वाणी को विराम करने का विषय है। और दो विषय है, या तो हम लोग आपातकाल जो हुआ था उसको याद करने की जरूरत है, और
आज जो हम लोग स्वतंत्रता सेनानी के जेपी सेनानी के जो हम लोग सम्मान में हम लोग खड़े हैं, आज बहुत खुशी की बात है। उनके बदौलत आज हमारी सरकार बिहार में सरकार बनाई है और उसी के बदौलत हमारे बिहार में मजबूत सरकार एनडीए की सरकार बनी है। बंधुओं, हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुआ है और बिहार में मजबूत सरकार भी बनाया है। मैं पूरा आशा उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी आपका पूरा सहयोग मिलेगा और आपके देख रेख में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ता रहेगा। यही कामना के साथ अपनी वाणी विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बुधवार को बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दरभंगा पहुंचे। कई जगह कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद उन्होंने दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में मंगल पांडे मंत्री स्वास्थ्य एवं विधि विभाग प्रभारी मंत्री बिहार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना का संचालन एवं समीक्षात्मक बैठक की गई। वहीं आयोजित बैठक के मौके पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी, दरभंगा के जिला अधिकारी कौशल कुमार, दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारियों ने बैठक में शिरकत की। आयोजित बैठक के संबंध में हमारे BTN न्यूज चैनल के संवाददाता सरफराज आलम ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की तो उन्होंने कहा, आज दरभंगा समाहरणालय अवस्थित में संभावित बाढ़ के पूर्व की तैयारी की समीक्षात्मक बैठक हुई। उन्होंने कहा, यदि बाढ़ की परिस्थितियों में आम लोगों को कठिनाइयां या परेशानियों का कम से कम सामना करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन ने पूर्व से ही तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूर्व में भी राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक हुई थी, जिसमें सभी जिला में इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा कि साथ ही मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना का भी समीक्षात्मक बैठक हुआ, जिसमें 83 योजनाओं की स्वीकृति मिल गई है और संभावनाएं हैं कि 15 से 20 योजना की स्वीकृति और मिलेगी। उन्होंने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह सिर्फ अपने परिवार के विकास के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को चुनाव देखकर ही राजनीति की समझ में आती है, लेकिन एनडीए न तो चुनाव देखकर राजनीति करता है और अनुशासन में उनकी सेवा करता है, लेकिन एनडीए सदैव लोगों के विकास के बारे में सोचता है, उनके लिए ही काम करता है, चाहे वह चुनाव हो या ना हो। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच सदैव विकास करने की रही है। आज जिला समाहरणालय में संभावित बाढ़ के पूर्व की तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई और यदि बाढ़ की परिस्थितियां बनती हैं तो आम लोगों को कठिनाई और परेशानियों का कम से कम सामना करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन ने जो पूर्व से तैयारी की है, आज उसकी पूरी समीक्षा बैठक हुई। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूर्व में भी राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें सभी जिला में इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया गया था और सभी प्रभारी मंत्रियों को जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उन जिलों में तैयारी की समीक्षा का निर्देश मिला था। आज उसी के आलोक में ये बैठक हुई है। जितने भी हमारे माननीय विधायक, माननीय मंत्री, माननीय विधान पार्षद, सभी को इस बैठक में आमंत्रित किया गया था और साथ ही
जो विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधि हैं और हमारे जो विभिन्न नगरीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, वो सब आज इस बैठक में उपस्थित हुए। जो तैयारी जिला प्रशासन ने की है वो समग्रता के साथ बेहतर ढंग से किया है, चाहे वो पॉलीथीन की व्यवस्था करनी हो, दवाइयों की व्यवस्था करनी हो, खाद्य सामग्रियों की पैकेजिंग करने की योजना हो, इसके अतिरिक्त नाव की व्यवस्था करनी हो, गोताखोर की व्यवस्था करना हो, जाल का करना हो, तो हर प्रकार से जो बाढ़ के बचाव के लिए और बाढ़ की परिस्थिति में लोगों की सहायता के लिए जो व्यवस्था बनानी है, चाहे वो एम्बुलेंस हो, बोट एम्बुलेंस हो, वो सब काम किए गए हैं। और दरभंगा जिला प्रशासन पूरी तरीके से किसी भी बाढ़ प्रभावित संभावनाओं के समय में लोगों को सहयोग देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा में हम सब लोग, पूरा प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों के सहयोग के लिए खड़ा रहता है। सबसे बड़ी त्रासदी कोसी त्रासदी हुई थी, उस वक्त भी देखा था आप लोगों ने कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किस प्रकार से पूरा राज्य सरकार का शासन और प्रशासन लोगों को मदद किया था। और ऐसे जब भी बाढ़ की स्थिति बनती है या सुखाड़ की स्थिति बनती है, तो बाढ़ और सुखाड़ दोनों स्थितियों में आम जन के सहयोग के लिए, आम जन की मदद के लिए सरकार तैयार रहती है। उनको जीआर फंड दिया जाता है, उनको खाने की व्यवस्था की जाती है, उनको बर्तन उपलब्ध कराए जाते हैं और अन्य चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। किसानों को भी फसल क्षतिपूर्ति दिया जाता है। सुखाड़ की स्थिति होती है तो डीजल अनुदान से लेके बदले हुए परिस्थिति में जिन नए फसलों को वो अपने खेत में लगाते हैं उसके लिए सहयोग किया जाता है। तो हर तरीके से राज्य की सरकार अपने लोगों के सहयोग के लिए तत्पर रहती है। जून के महीने में जो 23-24 में जितनी बारिश हुई थी, अभी तक जून में जो बारिश हुई है उसकी तुलना में अधिक है। ये मैं जब समीक्षा कर रहा था तब मैंने बात की। मैंने अभी जिला कृषि पदाधिकारी से पूछा, धान के बिचड़े का आच्छादन पर्याप्त हो गया है, रोपनी का काम भी शुरू हो गया, 3% रोपनी भी हो गया, ऐसा भी जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया। साथ ही मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की भी बैठक हुई, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष में लिए गए निर्णय के आलोक में जिन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर चयनित करना था, वो जो चयनित योजना थी उनके विभिन्न योजनाओं की निविदा, कार्यारंभ, इन सारे विषयों पे चर्चा हुआ। और जो राशि निश्चित की गई थी उसके आलोक में लगभग अभी 83 योजनाओं की स्वीकृति हो गई है और संभावना है कि 15 से 20 योजना और स्वीकृत होंगे, जिनके कार्य बहुत शीघ्र प्रारंभ कर दिए जाएंगे। और इस वित्तीय वर्ष के भी योजनाओं के प्रस्ताव माननीय सदस्यों से प्राप्त हुआ। शुरू में जहां पे जो हमारा हेल्थ सब सेंटर है या छोटी इकाई, वहां पे भवनों की जहां अनुपलब्धता है और लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देनी जरूरी है, तो जो भी सरकार का स्थान उपलब्ध होता है वहां पे हम स्वास्थ्य सेवा देते हैं। क्योंकि हमारी प्राथमिकता है कि हम हर पंचायत के लोगों तक पहुंच के स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराएं और पैरेलली कैसे उन पंचायतों में स्वास्थ्य के लिए अलग से स्वास्थ्य भवन बने, इसका भी काम हम लोग कर रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि पिछले 1.5 वर्षों के अंदर राज्य में ऐसे लगभग 1,500 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र गांवों में, जिसको हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और हेल्थ सब सेंटर कहते हैं, ऐसे 1,500 से अधिक अस्पताल बनाए गए। मैं तो पिछले 2 महीने में घूम के विभिन्न जिलों में 550 से तो अधिक अस्पतालों का उद्घाटन और शिलान्यास किया हूं। वो जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ सब सेंटर, इस स्तर के अस्पतालों का। तो हमारा प्रयास है कि अधिकतर पंचायतों में हम अपने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत भवन का निर्माण करके, लेकिन जहां जमीन की कठिनाई और भवन की अनुपलब्धता रहती है, वहां पे जो भी सरकारी
सुविधा मिलती है, देते हैं, नहीं वो भी होता है तो फिर हम किराए के भवन लेके भी वहां लोगों को सेवा देते हैं। ये चिंता करने के अधिकारी वो नहीं है, जनता ने उनको ये जिम्मेवारी ही नहीं दिया और जनता ने जिसको जिम्मेवारी दी है वो नेता, वो पार्टी, वो गठबंधन पिछले 20 साल से बिहार की सेवा कर रहा है और जिन योजनाओं को अभी हम लोगों की सेवा में दे रहे हैं या काम कर रहे हैं, ये कोई आज निर्णय नहीं हुआ है और बिहार जो इतना बदला है कोई 2 महीना में नहीं बदला है। पिछले 20 वर्षों के अनवरत प्रयास, परिश्रम के कारण बिहार में ये व्यापक बदलाव आया है। आज जो बिहार विकसित बिहार बन रहा है ये 20 वर्षों के परिश्रम का परिणाम है और ये अनवरत चलता रहता है। तेजस्वी जी को चुनाव देख के राजनीति समझ में आती होगी, एनडीए चुनाव देख के न तो राजनीति करता है न शासन में लोगों की सेवा करता है। एनडीए सदैव लोगों के विकास के लिए ही काम करता है, चाहे वह चुनाव हो या नहीं हो। क्या तेजस्वी जी को ये मालूम नहीं है कि 20 वर्षों में जितने भी बिहार की सड़कें बनी वो क्या चुनाव के समय बनी थी? जितने भी गांव टोले के सड़क बने वो क्या चुनाव के समय बने थे? जितने भी गांव के घरों तक बिजली के पोल और बिजली पहुंचाए गए वो क्या चुनाव के समय पहुंचाए जाते थे? जितने अस्पताल बने क्या वो चुनाव के समय बनते थे? जितने विद्यालयों के भवन बने वो क्या वो विद्यालय के भवन चुनाव के समय बनते थे? जितने नियुक्तियां होती थी, आज इतनी नियुक्तियां राज्य सरकार की तरफ से हुई है, वो क्या केवल चुनाव के समय होती थी? दो नौजवानों को रोजगार चाहिए, उसके लिए जो ऋण देने की व्यवस्था भारत की सरकार या बिहार की सरकार ने की है वो क्या चुनाव के समय होता था? जितनी विकास की योजनाएं चल रही, जितनी आज जीविका बहन स्वयं से रोजगार करके आज आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रही है, वो क्या चुनाव के समय उनको फंड उपलब्ध कराया जाता था? ऐसा नहीं है। हमारा सोच, हमारे नेता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का सोच सदैव विकास करने का रहा है। उनका सोच सदैव परिवार के विकास करने का रहा है। इसलिए वो हमेशा अपने परिवार के विकास की सोच में रहते हैं। जब चुनाव आता है तो जरूर चुनावी एजेंडा का बात करने लगते हैं। हम चुनाव देख के काम नहीं करते, हम 365 दिन 5 साल अनवरत काम करते हैं। हम जा रहे हैं, हम बोले ना अभी 2 महीना पहले 38 जिला में से 33 जिला में स्वयं जाके उद्घाटन शिलान्यास। कौशल कुमार, दरभंगा जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण मतदान केंद्रों की युक्तिकरण के संदर्भ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय पर, जिसमें पत्रकारों और मीडिया के लोगों से बात करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जुलाई 2025 के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण टाइमलाइन का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा, डायरेक्शन के आने के बाद मतदाता सूची में जितने भी नाम हैं उसके अगेंस्ट में बीएलओ घर घर जाकर हाउस टू हाउस सर्वे करके फॉर्म को भराएंगे। जिलाधिकारी ने कहा, कोई भी ऐसा मतदाता है जिनकी मतदाता सूची में नाम नहीं छूटना चाहिए। चुनाव से संबंधित और भी कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी दरभंगा के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार ने। आप बताएं इसके बारे में। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जुलाई 2025 के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का एक टाइमलाइन निर्देश दिया गया है। इसके आलोक में वर्तमान में इस डायरेक्शन के आने के बाद मतदाता सूची में जितने भी नाम हैं उसके अगेंस्ट में बीएलओ हर घर जाकर हाउस टू हाउस सर्वे करके एनुमरेशन फॉर्म को भराएंगे और जो वोटर एनुमरेशन फॉर्म को भरेंगे प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ उनकी ड्राफ्ट मतदाता सूची 1 अगस्त को पब्लिश होगी और उसके बाद जो ड्राफ्ट मतदाता सूची के पर दावा पत्र प्राप्त किया जाएगा 1 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 तक और उन दावा पत्तियों पे उसका निष्पादन 25 सितंबर 2025 तक करना है ताकि उसके बाद फाइनल रोल का पब्लिकेशन 30 सितंबर को हो पाए। तो ये टाइमलाइन है। तो इसमें सभी बीएलओज को निर्देश दिया गया है कि आप लोग इनोवेशन फॉर्म के साथ जो वोटर स्पेसिफिक रहेगा, निर्वाचक स्पेसिफिक रहेगा, उसको लेके घर घर में जाएं और सभी से फॉर्म भरवाएं और सब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसको आप लोग कलेक्ट करें ताकि जो वोटर लिस्ट जितना शुद्ध हो जाए उतना हम लोग प्रयास करें। और कार्डिनल प्रिंसिपल यही है कि कोई भी एलिजिबल जो है जो मतदाता सूची में नाम रखने के लिए वो मतदाता सूची में से ना छूटे और कोई भी जो इनएलिजिबल लोग जो वोटर हैं जो मतदाता सूची में नाम है
चाहे मृत मतदाता हो या शिफ्टेड मतदाता हो या फिर अदर डिस्क्वालीफाइड हैं, तो उनको हम लोग मतदाता सूची से एक्सक्लूड करें ताकि मतदाता सूची हमारा शुद्धतम से शुद्ध हो पाए और उस पर अच्छे से उस पर इलेक्शन हो पाए। सर, कुछ क्षेत्रों से ये शिकायत आ रही है कि बीएलओ जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं मतदाता सूची के सुधार के लिए। तो अभी हम लोग इस प्रोग्राम के आने के बाद हम लोग बीएलओ की इंटेंसिव ट्रेनिंग देंगे और उनको डायरेक्शन स्पष्ट दिया जाएगा कि इसमें चूँकि आयोग का डायरेक्शन है और आयोग के अंडर सुपरविजन में हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए आयोग के डायरेक्शन के किसी भी तरह का वायलेशन बहुत सीरियसली लिया जाएगा और उनको सेंसिटाइज भी करेंगे और इस तरह के कोई स्थान पाए जाते हैं तो संबंधित बीएलओ की कार्रवाई होगी। सर, ये 3 महीना आपने कहा इम्पोर्टेंट है, क्या क्या करना पड़ेगा बीएलओ को? बीएलओ को अभी वर्तमान में मतदाता सूची में जितने भी इलेक्टर्स हैं उनके अगेंस्ट में हर इलेक्टर के अगेंस्ट में प्री प्रिंटेड एनुमरेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे हम लोग वेबसाइट से और 2 प्रति ले जाके सभी इलेक्टर्स के घर पे जाना है और फॉर्म भरवाना है और फॉर्म भरवाने के बाद उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, वो उसको इलेक्टर को समझाकर डॉक्यूमेंट भरवाना है और उस डॉक्यूमेंट्स और इनॉपरेशन फॉर्म को वेबसाइट बीएलओ ऐप के माध्यम से अपलोड करना है। तो जो 1 महीने में ये सब एक्सरसाइज करना है ताकि ड्राफ्ट मतदाता सूची जो 1 अगस्त को पब्लिश होगा उसमें मैक्सिमम वोटर्स का नाम रहे। इसमें आप हो सकता है कुछ लोग का ड्राफ्ट में ना रहे तो दावा पत्ती देने का भी समय 1 महीने है ताकि दावा पत्ती जो प्राप्त होगा उसको डिस्पोजल करके फाइनल शुद्ध मतदाता सूची में आएगा। क्या ये घर घर जाएंगे बीएलओ? यस, ये एक्सरसाइज बिल्कुल इंटेंसिव एक्सरसाइज है, नाम ही इंटेंसिव है। इंटेंसिव में तो घर से घर हाउस टू हाउस सर्वे करेंगे मतदाता, हाउस टू हाउस वोटर्स को 1 to 1 कनेक्ट करेंगे। सर, कुछ परिवार ऐसे हैं जो प्रदेश में रह रहे हैं तो उनका वहाँ वोटर आईडी कार्ड में नाम दर्ज नहीं है, तो उनके लिए क्या दिशा निर्देश है? देखिए, जो बाहर रह रहे मतदाता जो शिफ्टेड वोटर्स हैं जो नॉट यहाँ कार्य पर्पज से कहीं बाहर रह लेंगे यहाँ के वोटर लिस्ट में हैं, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो वोटर स्वयं भी अपना इन्वेस्टमेंट फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी दी गई है। एडिशनली बीएलओ हाउस टू हाउस जाएगा। अब बीएलओ को बताया गया कि जो इस तरह के वोटर रहेंगे उनसे संपर्क स्थापित करके, कि लोकल लोगों पे तो स्तर पर पता चल ही जाता है कहाँ है, तो उनसे संपर्क स्थापित करके उनसे या तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि ऑनलाइन माध्यम से भर दें या फिर ऑफलाइन फॉर्म हम लोग को यहाँ जमा करवा दें। कितने नए इसमें जो एक्टिविटीज हैं, इसमें जितने भी आज के डेट में टोटल इसमें वोटर्स हैं उन सभी का बीएलओ के माध्यम से हाउस टू हाउस जाकर वेरिफिकेशन होगा और हर एक वोटर स्पेसिफिक एक इन्फॉर्मेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे हम लोग, तो ये खोलते हैं 2 कॉपी में, 2 कॉपी लेके बीएलओ हर इलेक्टर्स के घर पे जाएंगे और वो फॉर्म भरवाएंगे। इस तरह का इंटेंसिव रिवीजन पूर्व में 2003 में हुआ था और 3 में जो भारत की नागरिकता रखते थे जो हटा रहते थे वोटर्स के लिए रहने के लिए वो सब उसमें नाम एडेड। 2003 के बाद आज 22 साल के बाद पुनः ये रिवीजन ऐड किया गया है। पर्पस आयोग का ये है कि वोटर लिस्ट हमारा जितना ज़्यादा शुद्ध होगा, तो हमारा मेन एम है कि कोई एलिजिबल वोटर जो है वो मतदाता सूची में ना छूटे और कोई इनएलिजिबल वोटर हमारे मतदाता सूची में ना रहे। यही 2 पर्पस हमारा है। तो इस इंटेंसिव एक्सरसाइज का पर्पस रहेगा जो छूटे हुए मतदाता जो है उसको हम लोग को मतदाता सूची में ऐड कर देना है और जो इनएलिजिबल मतदाता हैं लाइक डेथ वोटर्स, जिसके पास से शिफ्टेड वोटर्स जो कहीं और जिनका नाम आता है कि हम नहीं रहना चाहते, उन सबको हम लोग को मतदाता सूची हटाना है। इसमें एनुमरेशन फॉर्म बीएलओ ले जाके घर घर जाएंगे, उनसे भरवाएंगे और इसमें कुछ टाइमलाइन दिया हुआ है, टाइमलाइन के अनुसार उनको डॉक्यूमेंट्स देना है। 2003 की मतदाता सूची चूँकि वो इस तरह का रिवीजन हुआ था, तो 2003 की मतदाता सूची में जिसका नाम है हाँ, अभी वर्तमान में मतदाता सूची में जो निर्वाचक है उनका नाम अगर 2003 की मतदाता सूची में था तो उनको सिर्फ एनुमरेशन फॉर्म भरने की आवश्यकता है और 2003 की मतदाता सूची में अगर नाम नहीं है तो उनको एनुमरेशन फॉर्म के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जमा करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट जो हैं जैसे आप जानते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 है, उसमें कई बार संशोधन हुआ। तो एक पहला संशोधन आपको 1987 में हुआ था, 86 में हुआ था। तो इसमें जो टाइमलाइन है उसके अनुसार जो ये भरना डॉक्यूमेंट लेना है उसमें जिनका कि किसी मतदान केंद्र पे 1200 से ज़्यादा वोटर्स नहीं रहेंगे
तो ऐसे करीब 702 मतदान केंद्र हैं जहाँ पे 1200 से ऊपर वोटर्स हैं। इसमें कुछ मतदान केंद्र को हम लोग रेशनलाइज कर रहे हैं ताकि वोटर शिफ्टिंग से करके मतदान केंद्र की संख्या ना बढ़े, लेकिन वोटर शिफ्ट करने से करके इस पैरामीटर पे हम लोग आ जाएँ। लेकिन कुछ मतदान केंद्र जो हैं जहाँ पे नए मतदान केंद्र बनाने पड़ेंगे, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सेम लोकेशन पे मतदान केंद्र बन जाए। लेकिन ऐसे 16 ऐसे मतदान केंद्र पाए जा रहे हैं जहाँ पे जहाँ अभी वोटर है वहाँ से कुछ दूरी पे किसी उपयुक्त सरकारी भवन पे हम लोग को नया मतदान केंद्र बनाना पड़ेगा। उसकी सूची हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज को देंगे, उनसे सहमति लेके उनसे अप्रूवल लेके ही हम लोग कमीशन को अप्रूवल के लिए दे देंगे। थैंक यू। 1200 से ज़्यादा वोटर है तो हम लोग कुछ रेशनलाइज करके कुछ सेम लोकेशन पे दूसरे का नया बूथ बना के उस हर बूथ पे 1200 से नीचे वोटर्स करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ मतदान केंद्र ऐसे होंगे तो फिर के क्रम में आया कि इसके लिए हमें सेपरेट अलग लोकेशन लेना पड़ेगा। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोग निर्देश दिए हैं, उनका भी हम लोग इसका ड्राफ्ट सूची हम लोग 30 तारीख को दे देंगे और उनका क्लेम ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। फिर उनके सहमति से पोलिंग स्टेशन का जो लिस्ट भी है फाइनलाइज करके अप्रूवल के लिए कमीशन को दिया जाएगा। तो अभी तक जो हम लोग का आंकड़ा आया है कि 16 नए मतदान केंद्र डिफरेंट लोकेशन पे बने। इसके अलावा कुछ मतदान केंद्र है जो सेम लोकेशन पे अगर 3 है तो वहाँ पे 4 मतदान केंद्र बन सकता है, 2 है 3 बन सकता है। तो कुल नए लोकेशन जो है 16 के करीब ऐसे सूचना आई है। बाकी कुछ मतदान केंद्र जहाँ पे कुछ आयोग के डायरेक्शन के आलोक में सभी मतदान केंद्र में जो मतदाता जाते हैं उनको 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे इस एक्सरसाइज के दौरान, ताकि मतदान के समय मतदाताओं को वोट देने में कोई असुविधा ना हो और वो सुगमतापूर्वक अपने घरों से निकल के मतदान के लिए जाकर वोट दे पाए। तो यही हम लोग का पूरा कार्यक्रम है जिसके बारे में आप लोगों को मुझे बताना था। सर कुछ क्षेत्रों से शिकायत 25 जून को डीएमसीएच में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आगमन पर दरभंगा के जागरूक युवा छात्र नौजवानों ने बिहार समेत दरभंगा के डीएमसीएच की बदहाली एवं लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने और विगत दिनों मुजफ्फरपुर कुढ़नी में एक दलित बच्ची का पटना पीएमसीएच की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण हुई मौत को लेकर पीड़ित परिवार को न्याय की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछने को लेकर दरभंगा पुलिस प्रशासन ने समाजसेवी प्रियंका झा, युवा छात्र नेता दीपक झा, मृत्युंजय चौधरी समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी पर दीपक झा ने कहा कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार है और इसके मंत्री मंगल पांडे के कार्यकाल में सारा कुछ अमंगल ही हो रहा है। आए दिन दरभंगा डीएमसीएच में मरीजों का हाल जानवरों से बदतर है और इस बात को लेकर अगर मंत्री जी के संज्ञान में बातों को रखने की कोशिश करते हैं तो आवाज को दबा दिया जाता है और सरकार सत्ता एवं पुलिस के दम पर गिरफ्तार कर लोकतंत्र में अपना संविधान की हत्या कर दी जाती है, जो कहीं से दरभंगा के छात्र नौजवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस सरकार की नाकामियों को लेकर संघर्ष करेंगे। वहीं समाजसेवी प्रियंका झा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में दलित बच्ची के साथ हुई जघन्य अपराध के बाद बिहार की लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण उसका पटना पीएमसीएच में मौत हो गया, जिसकी जिम्मेदारी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को लेनी चाहिए और अविलंब इस्तीफा देनी चाहिए। आए दिन बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में है। दरभंगा का डीएमसीएच हो, मुजफ्फरपुर का एसकेएमसीएच हो, पटना के पीएमसीएच हो, सभी जगह पर गरीब लोग इलाज के लिए जाते हैं और व्यवस्था के कारण मौत का शिकार हो जाते हैं। किसी की भी अच्छे ढंग से इलाज नहीं है और वहाँ के डॉक्टर जानवरों की तरह सलूक करते हैं। इस बात को कोई अगर उठाना चाहता है तो उसके साथ अस्पताल की व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, सत्ता सब अपराधी की तरह व्यवहार करते हैं, जो इस भारत जैसे लोकतांत्रिक संवैधानिक देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर मंगल पांडे कुढ़नी के दलित बच्चियों के मौत की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं देते हैं तो आने वाले समय में स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ लड़ाई का बड़ा शंखनाद होगा। इसके लिए चाहे कितनी भी लाठी खानी पड़े, जेल भी क्यों न जाना पड़े, वह मंजूर है।
दरभंगा में अगर आप वाहन चला रहे हैं तो सावधान रहिए। 2 चक्के वाहन चलाने वाले हेलमेट जरूर पहने। अपनी गाड़ियों को बिना हेलमेट न चलाएं, वरना आपको भी 1000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं 4 चक्के वाहन को बिना सीट बेल्ट के ना चलाएं। अगर आप यातायात का पालन नहीं करते और उल्लंघन करते हैं, नियमों का उल्लंघन करने के मामले में आप पर भी जुर्माना काटा जा सकता है। वरीय पुलिस पदाधिकारी के आदेशानुसार दरभंगा जिला के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत के कई सड़क चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चला। दरभंगा स्टेशन के पास हराई तालाब के बगल में लॉ कॉलेज के पास बड़े पैमाने पर वाहन चेकिंग अभियान किया गया है। कई गाड़ियों से फाइन भी काटा गया है। यह सावधानी बरतने से सिर्फ आपको फाइन से नहीं बचाता, बल्कि आपकी जान भी जोखिम में डालने से बचाता है। तो 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहने, वहीं यातायात नियमों का पालन जरूर करें। हो रही है करबला चौक है, डीएम रोड के आगे हराई टुकड़ा। कितना गाड़ी का फाइन काटा गया अभी तक? गाड़ी का फाइन काटते हैं। कितना फाइन काटते हैं? हेलमेट का 1000 रुपया। और क्या क्या चीज चेक करते हैं वाहन चेकिंग में? लाइसेंस और प्रदूषण, LIC। इसके अलावा और भी कुछ चेक करते हैं? चेक करते हैं। क्या अभी तक किसी तरह कोई आपत्तिजनक सामान पकड़ाई है? नहीं पड़ा। अपना पर्चे दे दीजिए। हम नगर थाना दरभंगा के। क्या नाम हुआ? रमेश राम। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में शैक्षणिक विकास की असीमित संभावनाएं मौजूद है। आने वाले समय मिथिला विश्वविद्यालय का होगा और इसके सर्वांगीण विकास के दरवाजे चारों दिशाओं में खुलेंगे। यह बात ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में उनके 3 वर्षीय कार्यकाल का पहला सफल 1.5 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित अभिनंदन समारोह में कही। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के कार्य संस्कृति में अपेक्षित सुधार होने के बाद उनकी प्राथमिकता पारंपरिक शिक्षा की गुणवत्ता को दुरुस्त करने के साथ ही छात्र छात्राओं को समय की मांग के हिसाब से रोजगारोन्मुखी और गैर पारंपरिक पाठ्यक्रम के विकल्प उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय निकट भविष्य में ही गुजरात के ARC लैब के साथ AMU साइन कर फॉरेंसिक साइंस पर आधारित 6 महीने की सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के शुरू हो जाने के समय के माकूल जहां छात्रों को कैरियर का बेहतर विकल्प उपलब्ध होगा, वहीं विश्वविद्यालय पूर्वी जोन का ऐसा पहला विश्वविद्यालय होगा जहां उसकी पढ़ाई होगी। इसके शुरू होने से पुलिस प्रशासन को भी फॉरेंसिक्स प्रशिक्षण में काफी सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में मुंगेर विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर घनश्याम राय, मैथिली अकेडमी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर कमलाकांत झा, संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर बुचरू पासवान, MK कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर रहमतुल्ला, मारवाड़ी कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर विनोद बैठा, MRM कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्याम चंद्र गुप्ता, शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के क्षेत्रीय मंत्री विनय कुमार झा आदि ने भी अपने विचार रखे। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर चंद्रशेखर झा बुढ़ा भाई ने किया। अभिनंदन समारोह में प्रोफेसर रमेश झा, अरुण सिंह, गोपाल चौधरी, डॉक्टर राम सुबक चौधरी, विनोद कुमार झा, रंगनाथ ठाकुर, उत्सव परासर, डॉक्टर सुधीर कुमार आदि मौजूद रहे। जय जय भैरवी असुर भयानी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुना जय जय भैरवी असुर भयानी। वासन स्थापित चरण चंद्र मणि चूड़ा, कतक और इष्टाने में स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु विखदस्वा मरुतः कृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे सुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं डॉक्टर शंभुबाबू जे प्रिंसिपल MLA कॉलेज अध्यक्षता करे छे, पहले हुनके स्वागत करी। और मैं जहिया 100 से बेसी
देश में ठंडा, कोई दिन से हमारे माननीय कुलपति महोदय 2024 के 24 जनवरी के वो एक्सट्रीम पर ठंडा, आई एक्सट्रीम पर गर्मी आ वर्षा अपन लहलहाइत संपूर्ण देश में आयल हैं। आ तोहन रेल वर्ष के काल में संपूर्ण विश्वविद्यालय के साहूदिक विकास पीसफुल यूनिवर्सिटी हुए तकरा लेल कामना केलन हैं, को रहलन हैं। उतबे बात नहीं, विश्वविद्यालय में कर्मचारी के 35-40 साल से प्रमोशन रुकल छे। सारा प्रमोशन एक कलम से सब कर्मचारी के प्रमोशन केलन। संगे टीचर के प्रमोशन के लेल कई बेर बैसार कऽ ओकर प्रमोशन के सारा दस्तावेज तैयार कऽ लेला। हम सिंडिकेट में अनेक दीर्घाव में उठबैत रहलियन जे श्रीमान ग्रेचुटी के सवाल है, ईएल के सवाल है, पेंशनाइज के सवाल है, एवरीथिंग टॉलेब द महा आदि एक कलम से कई सौ लोग के ईएल ग्रेचुटी एवरीथिंग ई को कहन आइए तो एल छे। हम सभक दरमाहा कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में अप टू डेट छे। कुछ प्रॉब्लम में सरकार के दिश एफिलिएटेड कॉलेज के छै, ओकर अनुदान अबै छै, दान अबै छै, नाना प्रकार के मैनेजमेंट से गलती सही सब बात होइ छै। तकरा तजवीज कऽ जून में हमरा बुझ पड़ैए जुलाई जाइते सब शासी निकाय जे बढ़िया हेतै रहते न तो नहीं रहते। और सबके जे सरकार के आयल अनुदान ओकर जे स्मूथली हेतै से सब कॉलेज में ओकरा भेटतै। 10वां बात ई कहलन है तो हम ओइसे फाजिल होई एफिलिएटेड कॉलेज के लेल कहि की सकै छी। ओखन नेक मूल्यांकन तो नेक मूल्यांकन के अग्रस आई 1.5 साल से अग्रसर छै ओकर देख रहल। आयहू कॉलेज के लेल कोई घड़ी में एला है जे हिनका तैयारी करे ले नेक पढ़ेलखिन हैं जे अहाँ के एनके अग्रवाल जी और श्रीमान एलखिन हैं कुलपति महोदय। तो आई ओकरो संपूर्ण विश्वविद्यालय में जाल बिछेने छै जे हम नेक मूल्यांकन करे। हम आई अपने तरफ से समस्त मिथिलावासी के तरफ से मिथिला यूनिवर्सिटी में हम सीनेट सिंडिकेट एकेडमिक काउंसिल में छी। हमार गोपाल तो फिनांस कमिटी में छथि, अरविंद फिनांस कमिटी में छथि, अनेकटा सिंडिकेट के मेंबर छथि, अनिल सीनेट के मेंबर छथि, राम सुभाष चौधरी सीनेट के माननीय सदस्य, अनेकों दर्जनों सीनेट के सब के तरफ से, विश्वविद्यालय के तरफ से, अपना तरफ से, महाविद्यालय के तरफ से और सब अंगीभूत एफिलिएटेड कॉलेज के तरफ से और संगे अखन टीचर एसोसिएशन के नेता कर्मचारी एसोसिएशन के विनय बाबू मौजूद है। सबके तरफ से हम हिनका स्वागत करै छियनि, नमस्कार करै छियनि जे समस्त मिथिलावासी एनाही जे कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ कुछ अर्थ न हो, समझो इसको कुछ व्यर्थ न हो, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो कुछ काम करो। कौमी तिरंगे झंडे
ऊंचे रहो सदा में तेरी सरबुलंदी, तू चांद आसमां में, तू चांद आसमां में। और मैं